डायलिसिस प्रोसीजर क्या होता है, क्यों लोगों को इससे इतना डर लगता है, क्या डरने की ज़रूरत है डायलिसिस से। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बनी रहे, तो हमें किडनी के बारे में सोचना चाहिए। जिन पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होती है, शुगर लेवल हाई बने रहते हैं, उनमें क्या होता है कि किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अगर हमने किडनी को बचाना है तो हमने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेकर आना है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस प्रोसीजर क्या होता है, क्यों लोगों को इससे इतना डर लगता है, क्या डरने की ज़रूरत है डायलिसिस से, क्या डायलिसिस सच्ची में किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है। इन सबको हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है। जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल, किडनी, यूरिया, पोटेशियम सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बना रहेगा तो आपकी बॉडी और बीमार और वीक होती रहेगी और इस वेस्ट मटेरियल की वजह से बाकी ऑर्गन्स को काम करने में दिक्कत महसूस होगी। तो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का आर्टिफिशियल तरीका है डायलिसिस। अब जो लोग डरते हैं किडनी फेलियर के कि हमने डायलिसिस नहीं करवाना, क्या वो जो डर है वो सच है? वो बिल्कुल सच है, क्योंकि डायलिसिस जो मशीन होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि वो सही चीज़ों को बॉडी के अंदर के, वो किडनी को बाहर निकालती है, यूरिया को बाहर निकालती है, पोटेशियम को बाहर निकालती है, बट साथ साथ बॉडी के अंदर जो ज़रूरी प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो भी निकालती है और इतनी स्पीड से निकालती है कि उतनी स्पीड से हम इसको दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर फिलअप नहीं कर पाते। बॉडी इतना प्रोटीन को जनरेट नहीं कर पाती जितनी स्पीड से वो निकाल देती है। तो आप क्या देखेंगे कि जब पेशेंट डायलिसिस करवाना शुरू करता है तब वो बहुत हेल्दी होता है, बॉडी से काफ़ी हेल्दी होता है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पेशेंट इतना वीक होता चला जाता है कि 2-3 इयर्स के अंदर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर दिक्कत यानी हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। वो इतना वीक हो जाता है कि उसे ब्लड पंप होना बंद हो जाता है और रिजल्ट क्या होता है, पेशेंट एक्सपायर कर जाता है या पेशेंट की कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आपको डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए, अब आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आर्टिफिशियली रन होता है, आपकी किडनी खुद ब खुद काम नहीं करी और किडनी जैसा इंटेलिजेंट काम वो मशीन नहीं कर पा रही, इसी वजह से बॉडी वीक होती चली जाती है और इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास देखा हुआ होता है कि डायलिसिस से आप बच के नहीं निकल सकते। डायलिसिस कोई ऑप्शन नहीं है किडनी फेलियर का, वो ट्रीटमेंट नहीं है किडनी फेलियर का, वो एक सिंपल टेम्परेरी प्रोविज़न है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को क्लीन अप कर सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बनी रहे, तो हमें किडनी के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो लेवल 2, 3, 4 होते हैं और डॉक्टर्स वहाँ पर जब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो भी वो जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ना नहीं रुकते और ये सबसे बड़ी हार होती है किसी भी ट्रीटमेंट की। ये क्यों बढ़ता है इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी फेलियर जो होती है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होती है जो एक बार शुरू होने के बाद उसका एंड डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर होता है। इसी वजह से जब लेवल बहुत कम होते हैं तब भी डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी या सीधा आप ट्रांसप्लांट करवा लो। मगर अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रांसप्लांट को अवॉइड करें, हम चाहते हैं कि हमें डायलिसिस ना करवाना पड़े, तो हमें अपनी किडनी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किडनी को नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है। किडनी को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड सी हैं, तो उसे समझना बहुत आसान है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो किडनी फेलियर के साई संजीवनी में अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, उनकी किडनी फेल के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। 40% केसेस आपके आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट लेके कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता था। और कितना हाई रहता था आप इमेजिन करना चाहोगे? 120/90। ये नीचे का जो 90 है जो आज की डेट में हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ये 90 का ब्लड प्रेशर अगर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो किडनी को ज़्यादा फेल करता है। वहीं पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-100 टच कर जाए बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए करे तो वो आपकी किडनी को डैमेज नहीं करेगा। तो ये जो 90 है आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 को टच करता है, इसको हमने अवॉइड करना होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर बना रहे, आप किडनी फेल हो रही है और ब्लड प्रेशर अभी भी आपका हाई बना हुआ है, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि किडनी को और डैमेज नहीं होगा? डैमेज चलता रहेगा और आपके किडनी लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट जिसकी किडनी फेल ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है? उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि किसी भी कीमत पर, चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन आपको लेनी पड़े, आपको अपना ब्लड प्रेशर
नीचे लेकर आना है, और खासकर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपको अपना ब्लड प्रेशर की जो डायसिस्टोलिक की रेंज होती है वो 70 to 80 रखनी होती है, जबकि नॉर्मल 80 to 90 होती है। उसको थोड़ा सा नीचे इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि इससे हमें मिलता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर 70 पे है, अगर वो थोड़ा बढ़ेगा तो वो 80 तक जाएगा, मगर अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 पे है और वो बढ़ेगा तो वो 90 को टच करेगा और किडनी को डैमेज होगा। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर का पेशेंट हैं जिनकी किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से खराब होती है, उनको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है। पहली चीज़ है मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कब करनी है उसमें भी आपने ध्यान देना है। आपने मेडिसिन खाने से पहले, सुबह उठते ही मेडिसिन खाने से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करोगे, और इसी तरह रात को सोने से पहले ब्लड प्रेशर जरूर चेक करोगे, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में आएगा, ये कंफर्म होता है ऑलमोस्ट। मगर अगर आपका ब्लड प्रेशर रात को बढ़ता है और उस टाइम डैमेज करता है तो किडनी के लेवल्स, क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने मॉनिटरिंग करनी है सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि हम 24 घंटे उसको मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है। अगर वो नहीं आ रहा तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं सेकंड जो सबसे बड़ा कॉज होता है किडनी फेल का, वो है डायबिटीज़। जिन पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होती है, शुगर लेवल हाई बने रहते हैं, उनमें क्या होता है कि किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, उसके ऊपर सीटी लगी हुई होती है, जैसे प्रेशर बढ़ता है सीटी खुल जाती है और प्रेशर रिलीज हो जाता है। इसी तरह से हमारी किडनी भी काम करती है। जब हमारे शुगर लेवल्स 180 200 को क्रॉस करते हैं तो किडनी क्या कहती है कि आपके बाकी ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचे तो मैं अपना सेक्रीफाइस करती हूं, और वो क्या करती है कि शुगर के जो गेट्स होते हैं वो ओपन कर देती है और शुगर बॉडी से निकलना शुरू कर देती है यूरिन के थ्रू। अब इस प्रोसेस के अंदर किडनी को क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, रोज रोज काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से किडनी को डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई किडनी को मिल रही है उसके अंदर शुगर की लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स के सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लेवल्स, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक किडनी जो डायबिटीज़ की वजह से खराब हो रही है और उस पेशेंट के अंदर लेवल बढ़े हुए हैं तो क्या होगा, डैमेज चलता रहेगा और आपकी किडनी और फेल होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे इसके लिए हमें इंसुलिन लेना पड़े, चाहे इसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़े, चाहे हमें डाइट में मॉडिफिकेशन करनी पड़े। अगर हमने किडनी को बचाना है तो हमने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेकर आना है। तो ये 80% केसेस तो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो 20% केसेस हैं उनके अंदर 10% होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी और आईजी नेफ्रोपैथी, दोनों 10% है। दोनों ही बीमारियां जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो कोड है जिससे आपका सब कुछ बना है कि आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आपका स्किन का कलर क्या होगा, आपके आई का कलर क्या होगा, वही सिस्टम आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट बनने के लिए बोल रहा है। इसी वजह से आपके जीन्स बदले नहीं जा सकते और इसी वजह से ये बीमारियां ठीक नहीं की जा सकती, मगर इन्हें मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जाता है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आईजी नेफ्रोपैथी का केस लेते हैं। आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो आईजी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं, वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं किडनी की मेम्ब्रेन के ऊपर, नेफ्रॉन्स के ऊपर। अगर ये आईजी इम्यूनोग्लोबिन डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पर क्या शुरू करते हैं, इम्यून रिएक्शन। और इम्यून रिएक्शन का सबसे पहला दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किसी जगह पे सूजन आ रही, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा। इसी वजह से आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स के अंदर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स का ये माना जाता है कि वो बॉडी के अंदर हो रहे इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। मगर बहुत ज़्यादा बड़े केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने के बावजूद भी लेवल बढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद अगर हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं तो बॉडी में जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि किडनी फेलियर की जो दिक्कत है वो छोटी दिखनी शुरू हो जाती है। बॉडी में फैट डिपॉजिट होना, आईसाइट का वीक होना, शुगर का होना। तो एक तरीके से हम और बीमारी को बुलावा देना शुरू करते हैं जब हम स्टेरॉइड से इनटेक करते हैं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हम टेम्परेरी बेसिस पे स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं, बट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते, जबकि ये दिक्कत लाइफ लॉन्ग है, कहीं नहीं जाने वाली। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा परमानेंट चाहिए जहाँ पर हमारा जो आईजी इम्यूनोग्लोबिन है वो शांत हो जाए, और ऐसा कुछ हो कि जो
इन्फ्लेमेशन है किडनी के ऊपर, नेफ्रॉन्स के अंदर, वो रिजॉल्व हो जाए। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक ऐसा ड्रग जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो, यानी सूजन को कम करे। दूसरा, क्योंकि आईजी इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशन अगर नहीं रुकेंगी तो ये दिक्कत कंटिन्यू करेगी, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। जब हम इन दोनों ही मेडिसिन का कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आईजी इम्यूनोग्लोबिन की फर्दर और डिपोजिशन रुक जाती है। दूसरा, आईजी इम्यूनोग्लोबिन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आ रही है, जो सूजन आ रही है, वो भी खत्म हो जाती है और आपकी जो लेवल्स है क्रिएटिनिन के वो स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से डाउन होंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। यानी अगर क्रिएटिनिन का लेवल 7 है तो 4 तक आएगा और 4 पर वो स्टैटिक हो जाएगा और वो पेशेंट को मेंटेन करना होता है लाइफ टाइम। तो इस पेशेंट के अंदर हमें कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहना पड़ेगा फॉर लाइफ टाइम, जिससे उसकी किडनी खराब ना हो, जिससे पेशेंट को डायलिसिस ना करवाना पड़े, जिससे पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बारे में ना सोचना पड़े। अब चलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर अगर आप अपने कभी जो पेशेंट है वो जानते हैं कि किडनी का साइज बड़ा होना शुरू होता है। और किडनी का साइज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि किडनी के ऊपर सिस्ट बननी शुरू होते हैं, गांठें बननी शुरू होती हैं। अब ये गांठें जितनी ऊपर की तरफ है उतना वो नीचे की तरफ भी हैं, और नीचे की तरफ क्या करती हैं, वो प्रेशर बनाती है। आप लोग नहीं जानते कि हमारे नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो घर के आरओ की तरह काम करते हैं कि प्रेशर से ब्लड आता है तो, और जब प्रेशर से आता है तो वो फिल्टर होता है। अगर ये प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए सिस्ट की वजह से, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो ये प्रेशर का जो मैकेनिज्म है ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इफेक्ट क्या होता है, किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचना शुरू करता है। रिजल्ट क्या होता है, किडनी लेवल अप, यूरिया लेवल अप। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको जीन्स को हम बदल नहीं सकते, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है। अगर ये सिस्ट जो बन रही है इनको बढ़ने से रोक दिया जाए, या जो सिस्ट बनी हुई है सिर्फ इनका प्रेशर कम कर दिया जाए, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाए, तो क्या किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो यही किया जाता है। अगर पॉलीसिस्टिक किडनी है तो सिस्ट के साइज पे काम किया जाता है, सिस्ट की फर्दर फॉर्मेशन रोकी जाती है, तब जाकर एक पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के अंदर किडनी की फंक्शनिंग बढ़ पाती है। तो जितने भी आपके केस हों, अपने कारण को आइडेंटिफाई करो कि आपकी किडनी किस वजह से काम कर रही है और उसके पीछे जो रीज़न है उस पर काम करो। जब आप पे काम करोगे तो किडनी कम से कम इतना हो जाएगी कि फर्दर नुकसान उसको होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग इफेक्टेड हो रही है, और किडनी के बारे में हम क्या जानते हैं कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट नहीं होता, मगर ये अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लेता है। और ये एग्जांपल आपने अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। सपोज करो कि एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को दी। अब एक इंसान के पास सिंगल किडनी होने के बावजूद भी, जहाँ पर किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो हाफ हो गई, तो भी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ता। अब खुद सोच के देखो कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। क्या किडनी ने ऐसा अपने अंदर क्या बदलाव किया कि वो जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। किडनी इस वजह से अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। जब कभी ऐसा होता है तो किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, और किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाकर दूसरी किडनी का काम भी खुद ब खुद कर लेती है। ये खूबी है इसकी। यही खूबी हमने हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करनी होती है, चाहे आपकी बीपी की वजह से खराब हो रही हो, डायबिटीज़ की, पॉलीसिस्टिक, आईजी नेफ्री, किसी भी वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है, तो हमें किडनी की यही खूबी को, यही नेचुरल ताकत को इस्तेमाल करना पड़ता है आपकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए। मान लो कि आपकी जो लेवल्स हैं 6 हैं। 6 का मतलब ये होता है, किडनी लेवल 6 का मतलब ये होता है कि 60-70%, 70-80% किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है। अब 20% आपके पास फंक्शनल किडनी है, तो अगर 20% 40% का काम करेगी तो आपके लेवल क्या होंगे, डाउन होंगे। आपके लेवल जो 7 है वो डाउन हो जाएंगे 4 तक, और आपको बस उसके बाद उसको मेंटेन करना होता है। अगर आप उसको मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए, अपनी किडनी का ध्यान रखते हुए, तो आपको लाइफ टाइम डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ टाइम ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किडनी ने आपके बाकी फंक्शंस को हैंडल कर लिया है। आपके क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़े, वो सही तरीके से फिल्टर हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर किडनी फेलियर के पेशेंट को पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ पेशेंट को अपनी डाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब किडनी फेल होनी शुरू होती है तो बॉडी में आप कुछ भी डालो कि
जितना मर्जी वेस्ट मटेरियल डालो, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग कम है, हमें पता है कि वो रीजनरेट नहीं हो सकती, तो हमें उसके हिसाब से बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डालना होता है। मतलब हम जो खा रहे हैं हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं खाना जैसे क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने पोटेशियम का ध्यान रखना होता है कि पोटेशियम रिच जो चीज़ें होती हैं उनको हमने छोड़ना होता है। किडनी फेलियर में क्या खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है, इसके रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर डाल रखी है, तो आप उस पर जाकर डिटेल में जान सकते हो। अब चलते हैं वापस डायलिसिस पर कि अगर आपको डायलिसिस के बारे में सोचना पड़ रहा है तो वो क्यों सोचना पड़ रहा है। आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हो, फिर क्यों आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, और इसका जो सीक्रेट है वो कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन के अंदर ही है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उसको अपने सामने रखें और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल करना स्टार्ट करें कि कौन सी मेडिसिन वो किस वजह से ले रहे हैं। तो बीपी की मेडिसिन मिलेगी, शुगर की मेडिसिन मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिलेंगी, विटामिन डी मिलेगा, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस मिल जाएंगे, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, बट कोई भी सिंगल ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो आपकी किडनी पर डायरेक्ट काम करती हो। ये जो किडनी खराब होनी शुरू होती है, जो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, फॉस्फेट का बढ़ना, आपका आयरन का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, तो ये इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन आपको दी जाती है। मगर किडनी को बचाने के लिए कोई मेडिसिन अगर आपको मिलती तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन, जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट के जो हमारे पास आते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, उनके अंदर सिर्फ सबसे बड़ी कमी यही होती है, कोई भी मेडिसिन किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए नहीं बनी होती, किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसे घटाने के लिए नहीं बनी होती। इसी वजह से मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आपने किडनी का ध्यान रखा मगर वो सफिशिएंट नहीं रह रहा, इसी वजह से आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को रियलाइज़ करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती ना उनकी ही है, जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो अगर वो काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में कमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप इसको रियलाइज़ कर लेते हो तो आप डायलिसिस से बच सकते हो, डायलिसिस को आपको करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसी तरह से ट्रांसप्लांट तो भूल ही जाओ, जब डायलिसिस ही नहीं हो तो ट्रांसप्लांट की तरफ क्यों जाना, क्यों सोचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए डायलिसिस के बारे में और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। अब किडनी फेलियर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि कैसे हम इसमें और बेटर काम कर सकते हैं, कैसे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगे, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके, इसी के साथ आगे दीजिए।